नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सभी लोगों का। ब्लेडी सत के एक और हैरान कर देने वाले अनोखे खौफनाक एपिसोड में आज आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कल के वीडियो में बहुत सारे लोगों ने वीडियो क्वालिटी की बहुत सारी तारीफ किए थे। भाई कल की थोड़ी क्वालिटी की बात ही सचमुच में अलग थी, क्योंकि मैंने कल अलग तरह से अलग लाइटिंग सेटअप बना के शूट किया था और मैंने नोटिस किया हूँ वो वाला लाइटिंग सेटअप के साथ वो वाली क्वालिटी के साथ जब भी शूट करता हूँ ना, मेरा वीडियो फ्लॉप होता है। कल का वीडियो फ्लॉप हुआ। अब आज इसलिए मैं वापस से बैक टू पवेलियन पुराने वाले स्टाइल में आ गया हूं जो आप लोग पसंद करते हैं। तो खैर अब देखते हैं ये सिर्फ एक वहम है या फिर सचमुच में आप लोगों को इस तरह की क्वालिटी वाले वीडियो या फिर इस तरह की वॉइस क्वालिटी वीडियो वाले वीडियो पसंद आते हैं या नहीं। तो खैर इस वीडियो को शुरू करने से पहले एज प्रोमिस्ड, जो कि मैं कल पूरा नहीं कर पाया था, आज जरूर पूरा करूंगा। मैं कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़ूंगा, मतलब मैसेजेस पढ़ूंगा, वो किन को पहुंचाना चाहते हैं, वो मैसेज किन की तरफ से हैं, सब कुछ क्लियर करूंगा। ठीक है, तो पहला मैसेज आया है भाई देव की तरफ से अर्पिता को। तो अर्पिता को देव कहना चाह रहे हैं, आई वॉज गोइंग टू टेल यू समथिंग सो आई डिड इट हियर, एक्चुअली आई एम इन लव विथ यू, इट्स नाउ 4 years, सो प्लीज रिप्लाई इफ यू आर वॉचिंग दिस। तो अर्पिता अगर आप ये देख रही हो तो भाई रिप्लाई कर दो, आपका जो भी रिप्लाई है सोच लो समझ लो। और भाई मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, मैं जिन जिन लोगों के भी मैसेजेस पढ़ रहा हूँ, कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, वो लोग इन वीडियो को जरूर शेयर कर देना उन पर्सन के साथ जिनके लिए आपने मैसेज लिखा है, वरना उनको कैसे पता चलेगा। जरूरी नहीं है ना कि वो मेरा वीडियो देखते ही होंगे, इसलिए वीडियो जरूर शेयर कर देना। फॉर एग्जाम्पल देव ने अर्पिता के लिए लिखा है, तो देव आप जरूर शेयर करना अर्पिता को। सेकंड मैसेज पढ़ते हैं हम। थैंक्स सर फॉर योर न्यू मेथड फॉर प्रेसिंग आवर ओन loving ones, so I hope you say this. It's a message from Saurabh to Tamanna. So I wanna say that you are the best friend I have ever got. You supported me when no one was there, so it's a thanking message to you from this amazing narrator. I'm a big fan of him now, and he can narrate anything into the way of the story. सो दिस इज द मैसेज, थैंक यू सर, लव फ्रॉम असम। थैंक यू सो मच आपके लिए। ऐसा लग रहा है कि आपने ये मैसेज मेरे लिए लिखा है सौरभ, बहुत प्यारा सा मैसेज था। और आखिरी मैसेज रितु की तरफ से है, जो कि विवेक पांडे को है। विवेक, आई रियली वांट टू टेल यू दैट आई रियली मिस यू। आई नो तुमको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, एंड मैं भी हर छोटी छोटी चीज़ों पे ज़्यादा नाराज़ हो जाती हूँ और ज़्यादा रिएक्ट कर देती हूँ। आई एम सॉरी, I know you are suffering from many things and you need me, but I always fight with you. I am really sorry yaar, and I also need you. I want us to be like as before. And listen, वो आई नहीं, ये इनका शायद कोई कोड वर्ड है, वो आई नहीं ब्रैकेट में लिखा हुआ है। खैर अभी हम आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो भाई आज की भूतिया खौफनाक कहानी, पहले म्यूजिक स्टार्ट करते हैं, माहौल बनाते हैं। हाँ तो भाई आज की जो भूतिया कहानी है ये भेजी है सलोनी ने, जो कि हैदराबाद की रहने वाली है। और सलोनी की ज़िंदगी में एक्चुअली कहानी नहीं बीती थी, उनकी फैमिली के साथ ये कहानी बीती थी आज से लगभग 18 साल पहले। सलोनी की फैमिली एक जॉइंट फैमिली में रहती थी, जिसमें बहुत सारे लोग थे। सलोनी के पापा और इसके 4 चाचा, उसकी दादी, बुआ, सब लोग रहते थे आराम से। जब सलोनी के पापा की शादी नहीं हुई थी, ना ही इसे किसी चाचा की शादी हुई थी। अब एक बार क्या होता है कि सलोनी के 2 चाचा थे, एक का नाम था विनोद और एक का नाम था राजेश। तो राजेश जो थे, उनकी एक फ्रेंड का इनविटेशन आता है इनको कि भाई सब लोग पार्टी में आओ, हमारे घर में कुछ खुशी हुई है, तो उस खुशी के लिए सब लोग, आप लोग डिनर करने के लिए हमारे घर पर आओ। लेकिन अभी क्या है कि सलोनी की जो बुआ थी वो बहुत छोटी थी, इस वजह से सलोनी के पापा, दादी और उसकी जो छोटी सी बुआ थी वो घर पे रुक जाते हैं, और उसके 2 चाचा जो थे उनको बाहर काम होता है। अब बचे 2 चाचा, यानी कि विनोद और राजेश। विनोद और राजेश ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग पार्टी में जाएंगे। अब जहाँ उनका घर, उनके घर से थोड़ी दूरी पर था वो उनके दोस्त का घर जहाँ पर पार्टी थी। वो रास्ते में ना एक बड़ा सा शमशान घाट पड़ता था। वो शमशान घाट नॉर्मल नहीं था, बड़ा ही अजीब था, डरावना सा दिखता था। उसके सामने से लोग रात में गुजरते नहीं थे। जब भी कोई गुजरता था तो उन्हें कुछ ना कुछ क्रीपी एक्सपीरियंस जरूर होता था। आज इन लोगों ने जाने का प्लानिंग बनाई शाम के 7 बजे, और सोचा कि हम लोग 9 बजे के आसपास पहुंच जाएंगे, डिनर विनर करेंगे और लगभग 12 बजे के आसपास आराम से घर तो पहुंच ही जाना है। लेकिन 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 यहां पर जो इसके विनोद चाचा थे
विनोद चाचा बहुत ही ज्यादा फ्री माइंड के थे, भूत प्रेतों पर ज्यादा विश्वास नहीं करते थे। इस वजह से उन्होंने आज निकलने से पहले बहुत अच्छे से तैयारी किए हुए थे और अपनी पूरी बॉडी में बहुत सारा इत्र लगाए हुए थे। मैं बता देता हूँ इत्र क्या होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता, वैसे तो बहुत सारे लोगों को पता ही होगा, लेकिन इत्र एक ऐसी सेंट होती है जो बहुत ही ज्यादा तेज होती है और निगेटिव एनर्जीज को बहुत भारी मात्रा में बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है भाई। ऐसी चीजों से, इत्र जैसी चीजों को ना आप लोग लगा के रात में घर के बाहर तो निकलना ही नहीं चाहिए। तो अभी विनोद चाचा जो थे वो लगा लेते हैं और एक बाइक थी इन लोगों के पास। राजेश चाचा और विनोद चाचा दोनों अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं और शाम के 7 बजे के आसपास घर से रवाना हो जाते हैं। आराम से चल रहे थे, मौसम बिल्कुल नॉर्मल था, शांति वाला माहौल था। अचानक से गाड़ी में खड़खड़ 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 की आवाज आती है और गाड़ी बंद पड़ जाती है। दोनों हैरान कि अभी तक तो गाड़ी अच्छे से चल रही थी, अभी कुछ दिन पहले सर्विसिंग भी कराई हुई थी, फिर अचानक से खड़खड़ की आवाज कैसे और गाड़ी बंद कैसे हो गई। दोनों गाड़ी से उतरते हैं और गाड़ी को चेक करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन कुछ नहीं पाते हैं। अभी आसपास का माहौल और शांत हो चुका था। पुरानी बात है, छोटे गांव में रहते थे, इस वजह से सड़क भी पूरी तरह से शांत हो चुकी थी। सिर्फ एक स्ट्रीट लाइट, वो भी टिमटिमाती हुई। थोड़ा अजीब सा लग रहा था उन्हें। नजरें घुमाते हैं तो क्या पाते हैं कि वो एक शमशान घाट के सामने रुक गए। उनकी गाड़ी एक शमशान घाट के सामने खराब हुई है। ध्यान से देखने पर समझ में आता है, वो भी राजेश चाचा को। विनोद चाचा तो ज्यादा भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते थे ना, राजेश चाचा को समझ में आता है कि भाई ये वही शमशान घाट है जहां पर लोगों को क्रीपी एक्सपीरियंस होते हैं। थोड़ी से मन में घबराहट, लेकिन टेंशन भी, गाड़ी भी ठीक करना है, पहुंचना भी है, ज्यादा रात ना हो जाए। अब ये लोग अपनी गाड़ी को इधर उधर करने की प्लानिंग में लगे हुए हैं, जुगाड़ में लगे हुए हैं कि अचानक से थोड़ी ही आगे से एक लड़की की रोने की आवाज आती है। अजीब सी आवाज थी, बहुत ज्यादा दर्द में करहाती हुई। राजेश चाचा सुनकर इग्नोर करते हैं, लेकिन विनोद चाचा इग्नोर नहीं कर पाते हैं। विनोद चाचा अपनी नजरें घुमाते हैं और ये पाते हैं कि वहां पर बैठी एक लड़की रो रही है, कब्रिस्तान के गेट के थोड़ा ही पहले। विनोद चाचा सोचते हैं कि मैं जाता हूं लड़की के पास, पूछता हूं कि क्या परेशानी है। लड़की थी बेहद खूबसूरत। अब विनोद चाचा को समझ में नहीं आया कि इतनी खूबसूरत लड़की भाई हमारे गांव में तो नहीं है, यहाँ पे कहां से आ गई और रो क्यों रही है। तो एक क्यूरियोसिटी मन में जागी, सोचा जाके बात करता हूँ। विनोद चाचा धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। राजेश चाचा अभी भी अपनी गाड़ी को सुधारने में ही लगे हुए थे कि अचानक से थोड़ी थोड़ी हवा चलना शुरू हो जाती है, बिजलियां चमकती है। राजेश चाचा की अचानक से नजर जाती है विनोद चाचा के ऊपर, जो कि रोड क्रॉस करके कब्रिस्तान की तरफ बढ़े चले जा रहे हैं। आवाज तो आ रही थी राजेश चाचा को, लेकिन दिखाई कोई नहीं दे रहा था। एक लड़की जो सिर्फ और सिर्फ विनोद चाचा को ही दिखाई दे रही थी। इधर से आवाज लगाते हैं राजेश चाचा कि विनोद विनोद कहाँ जा रहा है, लेकिन विनोद चाचा तो पलट कर देखने से ठहरे आगे की तरफ बढ़े जा रहे हैं और अचानक से जोर की हवा आती है और वो लड़की हवा के साथ बिल्कुल गायब। विनोद चाचा हैरान, शॉक्ड। जैसे ही वो लड़की गायब हुई, विनोद चाचा घबरा गए। पहले कभी भूतों पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन आज उन्हें यकीन हो गया कि हाँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो था। तेजी से अपने कदम उल्टे कर लेते हैं और राजेश चाचा की तरफ बढ़ जाते हैं। और हैरानगी वाली बात, जैसे ही वो राजेश चाचा के पास आते हैं, गाड़ी एक झटके में स्टार्ट, जो इतनी देर से नहीं हो रही थी, अभी स्टार्ट हो गई। वो जैसे ही राजेश चाचा को बताते हैं कि कुछ गड़बड़ है, एक लड़की यहाँ पे थी जो गायब हो गई, राजेश चाचा सुन के और ज्यादा टेंशन में जाते हैं। तुरंत गाड़ी में बैठते हैं और दोनों तेजी से निकल जाते हैं दोस्त के घर पे। दोस्त के घर पे डिनर करते हैं। दोस्त पूछने की कोशिश करता है कि भाई क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है क्या, टेंशन में दिख रहे हो, लेकिन दोनों कुछ नहीं बताते हैं। डिनर करते हैं और शांति से अपने घर सेफली पहुंच जाते हैं। नींद लगती है और अचानक से राजेश चाचा की जब आंखें खुलती है तो पता चलता है कि अरे सुबह हो चुकी, 11 बज गए। अपने रूम में किसी को नहीं पाए। हैरान होते हैं कि भाई इतनी सुबह सुबह सब लोग कहाँ गायब हो गए। उठकर बाहर की तरफ जाते हैं तो ये पाते हैं कि दूसरे कमरे में जो विनोद चाचा है वो बड़े अजीब सा रिएक्ट कर रहे हैं। अजीब सा, अपने शरीर को ऐसे दांत से काट रहे हैं। खुद के शरीर को कौन काटता है भाई। थोड़े हैरान, बाल पूरे बिखरे हुए थे विनोद चाचा के और अजीब सी चीख मार रहे हैं। बीच बीच में उन्होंने अपने बड़े भाई को गाली भी दे दी। ये सुनकर राजेश चाचा बड़े हैरान हुए कि विनोद को क्या हो गया। यहां पर दादी भी खड़ी हुई थी इसकी, सलोनी की, तो दादी को देख, यानी अपनी मां को देख के भी गाली दे दी। ये बड़ी अजीब बात थी कि
उनके घर में जो संस्कार थे वो बहुत ही उच्च कोटि के, बहुत अच्छे संस्कार थे। सब गाली देना, ऊंची आवाज में बात करना तक नहीं चलता था। आज तो वो ऊंची आवाज में बात भी कर रहे थे और साथ ही साथ गाली भी दे रहे थे। सब लोग घबराए हुए थे। खाना उनने नहीं खाए हुए थे, उनको उठे हुए लगभग 5 घंटे हो गए थे। यहाँ पर राजेश चाचा सुनकर हैरान होते हैं कि पहली बार विनोद आज 6 बजे कैसे उठ गया है, और 6 बजे उठ गया है तो अब तक खाना क्यों नहीं खाया, क्योंकि उसकी आदत है, वो जब भी उठता है वो खाना खाता ही खाता है। आज विनोद चाचा ने खाना नहीं खाए थे। अब क्या होता है, ऐसे ही शाम तक का वक्त बीत जाता है। शाम तक यानी कह लो 8 बज जाते हैं। 8 बजे तक इन्होंने एक बूंद खाना नहीं खाया था और पूरी एनर्जी के साथ घर पर घूम रहे थे, दौड़ रहे थे, नाच रहे थे, चिल्ला रहे थे जोर जोर से, बहुत जोर जोर की चीखने की आवाज। सब लोग टेंशन में आते, बोलते इनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा यार। 8:30 बजे के आसपास इनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल जैसे ही पहुंचते भाई ये नर्स और डॉक्टर्स के ऊपर भी चढ़ जाते हैं, उनको भी जोर जोर से गाली दे रहे हैं, अपना इलाज कराने को तैयार नहीं, कुछ भी उल्टा सीधा बड़बड़ा रहे, कुछ भी ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कि वो विनोद है ही नहीं, वो कोई और है। डॉक्टर बोलता है कि मैं इलाज नहीं कर पाऊंगा। भाई डॉक्टर घबरा गया। डॉक्टर ने बोला आप इनको वापस लेके जाओ। अभी इधर पे जो सलोनी के पापा हैं, मतलब उस समय तो सलोनी पैदा नहीं हुई थी, शादी भी नहीं हुई थी, लेकिन उनके बड़े भाई थे ये, तो वो अपनी माँ को बोलते हैं कि चलो यार हमको विनोद को घर पे लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो ये हॉस्पिटल में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करते, हमारी बदनामी अलग होगी। उन्हें घर पर लेकर जाते हैं। इसी तरह से 2 दिन कटते हैं। 2 दिन से विनोद ने कुछ खाया नहीं था, कुछ भी नहीं, एक अन्न का दाना नहीं। फिर भी इतनी एनर्जी कैसे? पूरी एनर्जी के साथ वैसे ही दौड़ रहे थे, हंस रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, लोगों को गाली भी दे रहे थे, अपने आप को मार भी रहे थे। हैरान होने वाली बात तो तब हुई जब उन्होंने ब्लेड से खुद को काटने की कोशिश की। अब लोग घबरा गए। अभी सलोनी के पापा ने सोच लिया कि कुछ ना कुछ मैटर खराब है और हमें एक तांत्रिक से बात करनी चाहिए। जैसे ही सलोनी के पापा तांत्रिक का नाम लेते हैं, तब जाके राजेश चाचा सारी बात बता देते हैं कि भाई क्या मैटर हुआ था जब हम लोग जा रहे थे, क्या पाए थे। तब ये बात सुनकर सब लोग समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है जो पैरानॉर्मल दुनिया से जुड़ा हुआ है। सलोनी के पापा एक मौलवी को जानते थे। इनको एक मौलवी के पास ले जाया जाता है और मौलवी चेक करता है। मौलवी को पूरी बात बताई जाती है और मौलवी समझ जाता है कि उस रात जो लड़की दिखाई दी थी वो कब्रिस्तान की एक चुड़ैल थी। वो कब्रिस्तान की एक चुड़ैल इनको छलने की कोशिश की और उसके छलावे में आ गए, और इस वजह से वो चुड़ैल इनके शरीर में प्रवेश कर चुकी है। वक्त रहते हुए अच्छा हुआ आप लोगों ने इन्हें यहाँ पर ले आया, नहीं तो इनकी मृत्यु भी हो सकती थी। अक्सर ऐसी चुड़ैल अगर किसी के भी शरीर में डेरा बनाती है तो अमावस की रात, हद से हद पूर्णमासी की रात जब भी नजदीक आती है, उनकी मृत्यु भी नजदीक आ जाती है। यहाँ पर इनकी जान में जान आती है और वहीं पर मौलवी साहब जो रहते हैं वो एक होली वाटर जो होता है, पवित्र जल, उनके ऊपर छिड़कते हैं, एक ताबीज बनाते और कहते हैं कि मिनिमम 40 दिन तक इनको ये ताबीज बांध के ही रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ताबीज अलग मत होने देना, वरना इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे जिसकी कल्पना भी नहीं की होगे। सब लोग विनोद का बहुत ध्यान रखते हैं। आने वाले 40 दिन तक तो और स्पेशल बहुत ज़्यादा। ये ताबीज़ को बिल्कुल अकेला नहीं होने देते हैं, अलग नहीं होने देते हैं, और विनोद को पूरी तरह से काम रखने की कोशिश करते हैं। और 40 दिन बीतते हैं, उसके बाद ताबीज़ को निकालकर कहीं पर उसका विसर्जन कर दिया जाता है, और उसके बाद इनके परिवार में सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन इस बात को आज इतने साल बीत चुके हैं, 18 साल, लेकिन 18 साल में भी इनके परिवार में से किसी ने भी उस मंजर को नहीं भुला पाया है। कैसे एक छोटा सा बेटा उस परिवार का खोने वाला था, उसकी मौत होने वाली थी एक चुड़ैल की वजह से। बहुत छोटा, मतलब उनकी उम्र रही होगी तकरीबन 17-18 साल के आसपास की। कितना मुश्किल हो जाता है एक परिवार के लिए अपने परिवार के छोटे बच्चों को ऐसी हालत में देखना। इसलिए कहता हूं दोस्तों, आप लोगों को भले ही विश्वास हो या ना हो नेगेटिव एनर्जीज पर, पैरानॉर्मल दुनिया पर, लेकिन आप लोगों को हमेशा ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही चीज़ें करनी चाहिए। कुछ नियम कानून है जो मैंने काफ़ी वीडियो में बनाया हूँ इन लोगों से बचने के। ज़्यादा इत्र मत लगाओ, घर से ज़्यादा मीठा खा के मत निकलो, ज़्यादा टेस्टी खा के मत निकलो। ये सब चीज़ें कुछ होती है जो ध्यान में रखो, आप इनसे दूर रहोगे। और हाँ, इनको चुनौतियाँ कभी मत दो, क्योंकि इनको चुनौतियाँ कभी भी मंजूर नहीं होती है।
उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना अगर मुझे पहली बार देख रहे थे। और हाँ भाई, आज फिर से मैसेज वाला दौरा चलाएंगे। आज कोई मैसेज हो फिर से किसी भी नजदीकी के लिए, जैसा मैंने आज पढ़ के दिखाया वैसे कल भी पढ़ के दिखाऊंगा, लिख देना कमेंट सेक्शन में। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। वहां पर भी आप लोग कुछ कहानी लेकर भेज सकते हैं अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी कहानी मैं इसी तरह से स्क्रीन पर लेके आऊं आप लोग के सामने। तो चलो दोस्तों, कल हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।